उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में काम करने वाला एक ऑफिसर होता है और ऑफिसर ने अपने बेटी के लिए एक लड़के की जरूरत होती है और उसके ऑफिस में कोई व्यक्ति आए या कोई रिश्तेदार आए या कोई दोस्त आए, वह सबसे कहता था कि कोई एक अच्छा लड़का हो तो हमें बताना हमारी लड़की के लिए। और फिर एक दिन एक व्यक्ति आता है और वह कहता है कि साहब एक लड़का है और वह भी आपकी समाज का ही है, आप क्यों ना उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता लगाओ। और वह व्यक्ति कहता है कि साहब लड़का दिल्ली का रहने वाला आता है और पार्किंग ठेकेदार का काम वह करता है, अच्छा खासा पैसा है, घर में अच्छा रहन सहन है, सब कुछ अच्छा है और लड़का देखने में बहुत ही सुंदर है और आपकी बेटी के लिए यह लड़का बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको जरूरत महसूस हो तो मैं आपकी लड़की की उस लड़के के परिवार के साथ बात चलाना शुरू करूं। तो वह व्यक्ति वह कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बात तो चलाना शुरू करो। और वह व्यक्ति कहता है कि अगर लड़का अच्छा खासा कमाता है, दिखने में अच्छा है, तो हमें रिश्ता जोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। आखिरकार वह व्यक्ति उस लड़के को देखता है और वह लड़का देखते ही उस व्यक्ति को पसंद आ जाता है और फिर ये रिश्ता तय हो जाता है। रिश्ता तय होने के बाद इनकी शादी तय हो जाती है और शादी ही बड़ी धूमधाम से की जाती है और शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था और फिर उस व्यक्ति की सब कुछ जिंदगी में अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे समय था वह आगे बढ़ता जा रहा था। उस व्यक्ति ने अपने बीवी और बच्चों के लिए लखनऊ में अपने बच्चों के एजुकेशन दिलवाने के लिए वह लखनऊ में एक मकान ले लेता है और अपनी पत्नी को वह बहुत अच्छे वहीं पर एडमिशन कर देता है, लखनऊ में एक शिफ्ट कर देता है और लखनऊ में शिफ्ट करने के बाद वह अपने बच्चों का भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देता है। और फिर यहाँ पर अचानक से एक दिन इसके घर में पुलिस आ जाती है और पुलिस जब इसके घर में जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि यह व्यक्ति कोई दिल्ली पार्किंग का ठेकेदार नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा चोर है। और परिवार वालों को इस बात पर यकीन भी नहीं होता है। फिर जो घर वाले हैं, पुलिस वाले हैं, वह परिवार वालों को बताया कि इसने लगभग पिछले 22 साल से 200 से ज्यादा बड़ी बड़ी कोठी बंगले होते हैं उनमें चोरी की है। और आखिरकार वह व्यक्ति पकड़ा जाता है और वह पकड़ा क्यों जाता है, इसके आगे की और पीछे की कहानी आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की। और दिल्ली में ही एक कल्याण विहार से शुरू होती है यह कहानी। और मैं बात कर रही हूँ जुलाई 2023 की। दरअसल एक बंगला, एक कोठी होती है, वह लंबे समय से कई दिनों से बंद पड़ी हुई है और ये चोरी हुई थी ठीक उसके अगले दिन ही। इस कोठी का जो मालिक है उसका पूरा परिवार समेत वह घर पर आ जाते हैं। वह देखते हैं कि आखिरकार यह हुआ क्या है और वह देखते हैं कि वहां पर थोड़ा सा ब्लड भी उन लोगों को मिलता है और वह फिर पूरे घर को बारीकी से देखते हैं तो उनका बहुत सारा कीमती सामान था वह गायब था। और फिर वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी एफआईआर दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि साहब हम तो ऐसे ऐसे बाहर गए हुए थे और पीछे से हमारे घर में किसी ने चोरी कर ली है। फिर यहाँ पर एक आईपीएस ऑफिसर होता है उत्कर्ष, वह एक टीम का गठन करता है और टीम का गठन करने के बाद वह कहते हैं कि इस मामले की जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस मामले की तह तक जाना चाहिए। और वह जो एसपी साहब होता है वह कहता है कि तत्काल प्रभाव से यह कौन चोरी करा है इसको जल्दी से जल्दी पकड़ में आना चाहिए। जब फिर यह टीम है, यह जितना जल्दी हो सके उतने सभी की टीम है जांच पड़ताल में लग जाती है। फिर दरअसल जो चोर की तलाश शुरू होती है तो जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे थे उन सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है तो उसमें एक स्कूटर होता है और उस स्कूटर के नंबर होते हैं 4NC 8081 होते हैं और यह कोई व्यक्ति होता है जो कि संदिग्ध रूप में यहाँ पर घूमता हुआ पाया जाता है और पुलिस के लिए यह व्यक्ति एक सस्पेक्ट बन जाता है और यह व्यक्ति वहां पर बार बार घूम रहा था। जब यह व्यक्ति लास्ट जब बार बार में घूम रहा था तो अंतिम बार ये घूम रहा था तो ये स्कूटर के ऊपर भारी मात्रा में वहां से सामान लेकर जाता हुआ दिखाई देता है।
और इस व्यक्ति के पास जो सामान था उस सामान को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यही व्यक्ति चोर हो सकता है, लेकिन इसकी पूरी पुख्ता जानकारी नहीं थी। पुलिस ने इस व्यक्ति के ऊपर सिर्फ एक शक जाहिर किया था। और आखिरकार ये जो स्कूटर था 8081, यह रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं। इन नंबरों का जब रजिस्ट्रेशन निकलवाया जाता है तो पता चलता है कि ये जो स्कूटर है यह किसी विनोद थापा के नाम पर रजिस्टर्ड है। आखिरकार पुलिस से यह विनोद थापा का जो एड्रेस होता है उसके ऊपर पहुंच जाती है और उसमें जो एड्रेस दिया था पुलिस वहां पर पहुंचती है। जब ये विनोद थापा है यह मूल रूप से तो नेपाल का रहने वाला था, लेकिन यह फिलहाल अभी दिल्ली में ही रह रहा था। पुलिस उसके घर पर पहुंच जाती है और पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद उसे पूछताछ करती है तो वह व्यक्ति कहता है कि साहब आखिरकार मेरी गलती क्या है, मैंने क्या किया है, आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम अपने स्कूटर लेकर उस इलाके में यानी कि कल्याण विहार इलाके में तुम क्या कर रहे थे। फिर यह व्यक्ति कहता है कि साहब ये स्कूटर मेरा जरूर है और ये स्कूटर मैं ये भी नहीं कहता कि ये स्कूटर कल्याण विहार में गया जरूर होगा, लेकिन ये स्कूटर ये मैं नहीं चलाता। ये स्कूटर जो मेरे जीजा हैं, ये है मेरे जीजा जिसका नाम है मनोज चौबे, वह दरअसल ये स्कूटर वह चलाते हैं। आप मनोज चौबे से मेरे जीजा जी से एक बार जरूर पूछे, वह ये स्कूटर काम में लेते हैं, मैं इस स्कूटर को काम में ही नहीं लेता हूँ। जब इसके साले ने इसका नाम मनोज चौबे बताया तो पुलिस के मुताबिक इस व्यक्ति का नाम कुछ और था। तो इसके साले ने इसका मनोज चौबे नाम बताया तो इसके नाम सुनकर पुलिस भी बड़ी हैरान रह गई। और फिर यह व्यक्ति देर शेर से ही सही लेकिन यह पुलिस की हिरासत में आ जाता है और पुलिस हिरासत में आने के बाद जब इसमें पूछताछ की जाती है तो इसका पता चलता है कि यह जो व्यक्ति यह उत्तर प्रदेश की एक जगह लगती सिद्धार्थ नगर, यह व्यक्ति वहां का रहने वाला होता है। और फिर ये पुलिस है इससे पूछताछ करती है और माल के बारे में पूछती है कि तुमने इतना भारी सामान था वह लेकर गए थे। और पुलिस जब इससे जांच पड़ताल करती है तो इसके पास पैसे भी मिलते हैं, लेकिन पैसे हैं वह कुछ ज्यादा नहीं मिलते, इसके पास थोड़े बहुत ही पैसे मिलते हैं। जब पुलिस है वह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में वहां पर उसके घर पर पहुंचती है और वहां पर जाकर पुलिस उसकी चोरी के बारे में बात करती है तो उसके घर वाले परिवार वाले वह यह बात किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वह कहते हैं कि जो हमारा बेटा है वह तो दिल्ली में रहकर पार्किंग ठेकेदार का काम करता है, बहुत अच्छा पार्किंग ठेकेदार है हमारा बेटा, तो वह कभी कोई चोरी कर ही नहीं सकता। और उसके घर वाले कहते हैं कि यहाँ पर उसकी जो पत्नी है स्मिता लॉज, उसके नाम से स्मिता लॉज एक होटल भी बना हुआ है। और वाकई में जब पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है उसके नाम एक होटल भी है, वहां से भी उसकी अच्छी खासी इनकम होती है। और यहाँ सिद्धार्थ नगर में भी उसकी जमीन है जो हॉस्पिटल के लिए किराए पर दी गई है, उसका पर मंथ का किराया 2 लाख रुपए आता है। फिर पुलिस को इस बातचीत में हिसाब कुछ और ही लगा तो पुलिस वह अरविंद नगर में भजनपुर दिल्ली के अंदर वह पहुंच जाती है। दिल्ली के अंदर उसका एक घर है और लखनऊ के अंदर उसका एक घर है। और फिर पता चलता है कि लखनऊ का जो घर है उसमें भी उसकी पत्नी और बच्चे रह रहे हैं, तो जो दिल्ली का घर है उसमें कौन रह रहा है। फिर पता चलता है कि जो लखनऊ में उसकी पत्नी है उसका नाम स्मिता है और जो दिल्ली में रह रही है उसकी पत्नी उसका नाम सपना है। और फिर पुलिस भी इस मामले में चकरा जाती है कि पुलिस सोचती है कि कहीं हमने गलत आदमी को तो नहीं पकड़ में एक कंफ्यूज में तो नहीं हो गए हैं, हम किसी गलत आदमी को तो नहीं पकड़ने आ गए हैं। यहाँ नेपाल में भी उसकी अच्छी खासी जो संपत्ति वह है, हॉस्पिटल बना हुआ है, लॉज बना हुआ, दिल्ली में उसका घर है, लखनऊ में घर है, इतना पैसा है और आखिरकार वह व्यक्ति चोर कैसे हो सकता है। इन सारी बातों को देखते हुए आखिरकार पुलिस भी इसे पूछताछ करके आती है और ये पुलिस वाले हैं यह अपने उच्च अधिकारियों को यह सब सारी बातें बताते हैं। फिर जो पुलिस के उच्च अधिकारी है वह इस व्यक्ति को अपने सामने बैठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो। तो वह कहता है कि साहब मैं तो पार्किंग ठेकेदारी का काम करता हूँ। फिर पुलिस वाले हैं जो उच्च अधिकारी है वह उससे पूछते हैं कि तुमने पार्किंग ठेकेदार का जो काम था वह कहाँ किया था, हमें तुम्हारी सारी डिटेल चाहिए। लेकिन जब पुलिस ने जहाँ पर उसकी वेरीफाई किया था वहाँ पर वह व्यक्ति पूरी तरह से गलत पाया गया था, क्योंकि उसने कोई पार्किंग ठेकेदार का काम किया ही नहीं था। और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये जो मनोज चौबे है यह अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। ये कहता है कि साहब मैं सिद्धार्थ नगर से दरअसल 1997 में मैं दिल्ली आया था
और दिल्ली में मैं कृति नगर पुलिस स्टेशन में वो कैंटीन पे काम करता था और कैंटीन में काम करते करते मुझे वहां पर मौका मिल जाता है और मैं कैंटीन से चोरी कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पर वह पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद इसे जो एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद इसे जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन जब यहाँ पर इस पर एफआईआर दर्ज हुई तो इसने अपना नाम मनोज चौबे नहीं बताया, नाम दरअसल इसने कुछ और ही बताया था। और आखिरकार वह जेल से छूटता। जेल से छूटने के बाद वह उस कैंटीन पर तो काम कर नहीं सकता था और फिर वह सोचता है कि आखिरकार मैं काम करूं तो क्या करूं। फिर उसने सोचा कि जिस इल्जाम में मैं जेल में गया था आखिरकार मैं वही काम करूंगा, मैं क्यों ना मैं चोरी ही करना शुरू कर देता हूं। और वह ऐसे घरों को टारगेट बनाता था जिसमें कई दिनों से उस घरों में कोई रह नहीं रहा हो और वह उन घरों को ऐसे देखता था कि जैसे कि किसी घर में न्यूज़पेपर है, वह लंबे समय से बाहर पड़ा हुआ, बार बार न्यूज़पेपर वाले न्यूज़पेपर घेर के जाते हैं, वह न्यूज़पेपर बाहर ही रहता है। कई घरों में वह अंदाजा लगाता था कि साफ सफाई न हो, कई घरों में जैसे कि पेड़ पौधे हो वह सूखे हो और कई घरों में जैसे कि पेड़ पौधों की जो कटाई छटाई है वह समय पर न की गई हो। और जो बड़ी बड़ी कोठियां होती है उसमें लोग बड़े बड़े बेले वगैरह लगाया करते थे, उससे ही वह अंदाजा लगाया करता था कि इस इलाके में इस घर में कोई नहीं रहता है। और उसने कई ऐसी कॉलोनी चुन रखी थी जिसमें वह घरों को वो टारगेट बनाया गया था, जैसे कि मॉडल टाउन, रोहिणी, अशोक विहार, प्रीतमपुरा। इन मोहल्लों में वह कॉलोनी में साउथ एरिया के तरीके से इन जगह पर वह घरों को निशाना बनाया करता था और चोरी किया करता था। और वह यहाँ से सब माल उठाता था और कहीं इस माल को दूर ले जाकर वह तुरंत इस माल को बेचता था। बेचने के बाद वह अपने प्रॉपर्टी और जो और कुछ सामान था वह खरीदता था। और लेकिन जो उसके घर वाले थे उन्हें लगता था कि जो हमारा बेटा है वह दिल्ली में रहकर पार्किंग का काम करता है, लेकिन वह कोई पार्किंग का काम नहीं करता था बल्कि वह चोरी किया करता था। और वह इतनी सारी चोरियां की थी, उसने किसी को भी अपने साथ नहीं मिलाया, वह सिर्फ अकेला व्यक्ति ही है इतनी सारी चोरियां करता है। और आखिरी बार जब वह लास्ट बार चोरियां की थी तो वह उस घर को खोलते खोलते वह बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद वह वहां पर गिर जाता है। आखिरकार कई घंटों के बाद उसे होश आता है। होश आने के बाद उसे पता चलता है कि वह बेहोश हो गया, उसकी आंखें खुलती हैं। उसके बाद भी उसे अच्छा खासा मौका मिल जाता है क्योंकि ये घर था, यह जो बंगला था ये पहले से ही कई दिनों से बंद पड़ा था और इस घर में भी इसे अच्छे खासे जो चीजें हैं, सामान है, वह मिल जाता है। और ये उस समय की बात है जिस समय ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे वगैरह नहीं होते थे और जब वह पकड़ा जाता था तो वह अपना नाम था वह भी बदल देता था। और जब पुलिस जांच पड़ताल करती थी ना तो उसकी चोरियों का नाम सामने आता था और न ही वह चोरियां करता था। और पुलिस के सामने इसकी जो 9 चोरियां थी वह सामने आई थी और इन 9 चोरियों में इसने 9 अलग अलग नाम ही बताए थे। और फिर पुलिस के मुताबिक पता चलता है कि इसने एक शादी दिल्ली में कर ली थी जो नेपाली लड़की रहती थी जिसका नाम सपना होता है और उसका भाई भी वहीं पर रहता था और जिसका नाम विनोद थापा होता है और उसकी बहन के साथ ही उसने शादी की थी। और फिर पुलिस यहाँ यूपी सिद्धार्थनगर में पता करते तो यहाँ पर भी पता चलता है कि जो उसने एक जो सिंचाई विभाग का कर्मचारी है उसकी बेटी से शादी कर रखी है और उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी लखनऊ के नामी गामी ये जो स्कूल है उसमें अपने बच्चों को डाल रखा है और लखनऊ में उसका घर है, वहां पर उसकी जो बीवी है वह रहती है। जब यह खबर है, यह जो खबर आई, यह अखबारों में आई, वेब पोर्टल के ऊपर आई, यह खबर चलती है, उसमें साफ साफ लिखा जाता है कि कैसे एक चोर चोरी करते करते एक इंसान, एक व्यक्ति है वह कैसे करोड़पति बन गया। और वाकई में वह अपने आप को हैरान कर देने वाली बात है। यह बात एक सोचने वाली बात है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।